हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिक्स्थ यानी लास्ट यूनिट का लास्ट कंसेप्ट वीडियो है हमारा। वैसे इसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारा टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा फिनिश होने वाला है और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कॉजी का मतलब होता है जनरली आधा, मतलब उसके जैसा। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ आधा कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के जैसा कुछ। इट इज नॉट प्योर कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज समथिंग लाइक कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपको टेक्निकली बोलूं तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो रहे हैं। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। हाँ, इनमें से कुछ कंडीशन शायद फुलफिल हो भी रही होगी, कुछ नहीं हो रही है, लेकिन ऑल मतलब सिंपल शब्दों में सर्व गुण संपन्न नहीं है, ऑल गुड नहीं है। हमने बोला ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब ये सारी चीजें पूरी होगी। तो सारी में से कुछ पूरी हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, शायद कुछ भी नहीं हो रही है। फिर भी लॉ कहता है कि इस स्पेसिफिक सिचुएशन को, इस सर्कमस्टेंसेस को हम कॉन्ट्रैक्ट जैसा मानेंगे। लॉ क्या कहता है? इस स्पेसिफिक सिचुएशन को हम कॉन्ट्रैक्ट जैसा मानेंगे, यानी ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो रहे, फिर भी लॉ एनफोर्स कर रहा है फोर्सफुली, उसे अपन क्या बोलते हैं? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। उसे अपन क्या बोलते हैं? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ कहता है हम तो इसको कॉन्ट्रैक्ट जैसा मानेंगे। यानी कुल मिला के लॉ क्या कर रहा है? लॉ क्या कर रहा है? किसी एक के लिए ऑब्लिगेशन और दूसरे के लिए राइट क्रिएट कर रहा है, जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के जैसा एक के लिए ऑब्लिगेशन, दूसरे के लिए राइट क्रिएट कर रहा है। लॉ कह रहा हम यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट जैसा मानेंगे, तो भैया वहां क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि सर्वगुण संपन्न नहीं है। यस, देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स, जैसे ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कैपेसिटी है, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट वगैरह। बट समटाइम्स द लॉ इम्प्लाइड, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ा था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो इम्प्लाइड और कॉजी एक ही बात होती है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब भाई लॉ जहां मान लेता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर हुआ था, नहीं हुआ था शायद, फिर भी हम तो मान रहे कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टीज कॉम्पिटेंट थी, नहीं पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं थी, हम मान रहे कि ये वैलिड है। तो लॉ जब इंप्लाई कर लेता है, इंप्लाइड बाय लॉ इज कॉजी एंड इंप्लाइड बाय कंडक्ट, आपके आचरण से जब होता है, इन इशारों से जब बात करते हो तो उसको हम बोल देते हैं टैसिट। टैसिट मतलब इशारों से, बोला नहीं पर इशारों से वैलिड हुआ है। हैमर मारना टैसिट, इट इज नॉट इंप्लाइड। लॉ नहीं मान रहा, आप हथौड़ा मार के हाँ बोल रहे हो ऑक्शन सेल में, यानी बाय वर्ड्स होगा तो एक्सप्रेस, बाय वर्ड्स नहीं है, लॉ मान रहा है। लॉ कह रहे सिचुएशन को मानेंगे तो इंप्लाइड, और आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आप हथौड़ा मार रहे हो, आप बोल रहे हो हाँ ठीक है डन, तो आप बिना बोले भी उसको क्या कर रहे हो? एक्सप्रेशंस दे रहे हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? टैसिट। तो इंप्लाइड और कॉजी एक ही बात है सबसे पहले तो। बट समटाइम्स द लॉ इंप्लाइज ए प्रॉमिस इम्पोजिंग ऑब्लिगेशन ऑन वन पार्टी एंड कन्फरिंग राइट इन फेवर ऑफ अनदर पार्टी इवन व्हेन देयर इज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो जेन्युइन कॉन्सेंट, मतलब कोई जेन्युइन कॉन्सेंट नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन भी नहीं होगा या ऐसा कुछ और भी नहीं होगा। इवन वहां पे ना कोई एग्रीमेंट है ना कोई प्रॉमिस है, पर लॉ कहता है कि इट इज रिजेंबलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, ये सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट जैसी है, तो इसको ऑब्लिगेशन, इसको राइट, खत्म। समझो, मुझे किसी रामलाल को पैसे देने थे, मुझे किसी रामलाल को पैसे देने थे, गलती से मैंने पैसे किसी श्यामलाल को दे दिए, गलती से पैसे किसको दे दिए? श्यामलाल को दे दिए। नाउ आई हैव ए राइट टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम श्यामलाल एंड he obviously he is having an obligation to pay the amount to me, तो इट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉ ने लिखा है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशंस लॉ ने क्लियर कर दी। लॉ ने बोला ये 6 केसेस है जिसको हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह या कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानेंगे। तो इस सिचुएशन को भी लॉ ने बोला इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। किस चीज को इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मान रहा है लॉ? किस चीज को इंप्लाइड मान रहा है कॉन्ट्रैक्ट को? कौन सा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मान रहा है लॉ? लॉ कह रहा है कि पैसा आपको एक व्यक्ति को देना था, आपने दूसरे को दे दिया, अब हम ये मानेंगे, लॉ कहता है अब ये मानेंगे कि आपके और उस थर्ड पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास राइट है टू रिसीव द अमाउंट और उसका ऑब्लिगेशन है टू पे द अमाउंट।
समझो मैं कोई हमारे मिलने वाले उनके घर पे गया और मेरे पास कुछ फ्रूट्स वगैरह थे हाथों में, मार्केट से खरीदे थे खुद के लिए, और वहाँ बातें बातें करने में वहीं रह गए, उन्होंने कंज्यूम कर लिए। नाउ आई हैव अ राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हिम, जो भी रीजनेबल अमाउंट बनता है। सर मिलने वालों से कोई पैसा लेता है क्या? व्यवहार अलग चीज है यार, व्यवहार में क्या होगा वो अलग बात है। हम तो कह रहे लॉ में क्या लिखा है, लॉ कहता है आप उससे पैसा क्लेम कर सकते हो। मैंने कहा किस बात का पैसा? लॉ ने कहा कि भैया आपकी चीज गलती से वहां रह गई थी ना, हाँ, तो उस बंदे को या तो वो वस्तु वापस लौटानी पड़ेगी, गुड्स वापस देना पड़ेगा, या फिर उसका पैसा देना पड़ेगा। कंज्यूम कर लिया तो पैसा दो, बना गुड्स दो। इवन आप सोचो एक माइनर है, एक अनसाउंड है, अनसाउंड माइंड पर्सन है ना, जिसकी सटकली है, आत्माजी सटकली, मतलब अनसाउंड माइंड है, और एक माइनर है, इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है भाई, बेसिक कैपेसिटी के अंदर ही वो नहीं आते। लेकिन फिर भी हमने क्या बोला कि उनको अगर नेसेसरी से सप्लाई की गई है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी में से हम रिकवर करेंगे, उस माइनर या अनसाउंड की प्रॉपर्टी में से हम रिकवर करेंगे, ये बोला हम लोगों ने। वो भी अपने आप में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, पार्टी इज कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन लॉ ने मान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, साहब वैलिड है। आपका सामान कहीं पड़ा था रेलवे स्टेशन पे, मान लो सामान पड़ा था, कुली आया, सामान उठा के जाने लगा, कोई ऑफर हुआ, उसने पूछा, कोई एक्सेप्टेंस हुई, आपने हाँ किया, देयर वाज नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस, वो सामान ले जाने लगा। ऑब्वियस है कि कुली सामान लेके जा रहा है तो इट इज नॉन ग्रेचुटियस। वो ग्रेचुटियस नहीं, ग्रेचुटियस मतलब जो व्यवहार में आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है बिना पैसों के लिए, नॉन मॉनिटरी होता है। सिंपल भाषा में ग्रेचुटियस को बोला जा सकता है निशुल्क। निशुल्क मतलब फ्री, बिना पैसों के लिए कर रहा है, तो इज नॉट डूइंग दैट निशुल्क, वो ग्रेचुटियस नहीं कर रहा है। क्लियर है, कुली सामान उठा रहा मतलब पैसों नहीं उठा रहा होगा। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुई, लॉ कहता है कि तो भी हम मानेंगे कि आपके और उसके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एंड यू हैव टू पे फॉर इट, और आपको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। लॉ कहता है हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। यस, चलिए, स्क्रीन शायद आपको अभी पहले दिख नहीं रही थी, अब आपको प्रॉपर दिख रही होगी। ठीक है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में वही लिखा है, मैं एक बार वापस आपके लिए रीड कर देता हूं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिए क्या लिखा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है, जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह, बट समटाइम्स द लॉ इंप्लाइज ए प्रॉमिस इंपोजिंग ऑब्लिगेशन ऑन वन पार्टी एंड कन्फरिंग राइट इन फेवर ऑफ अनदर। एक बंदे पे ऑब्लिगेशन एक बंदे पर राइट देती है, जबकि एक्सेप्टेंस और कंसेंट ऑफर ऐसी कंडीशन शायद फुलफिल नहीं हुई है, ये रिजेंबल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, इसको अपन बोल देते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने स्क्रीन पे पहले लिखा भी था कुछ कि भैया एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, लॉ तो भी कह रहा हम एनफोर्स करेंगे, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ जो है किसी एक पार्टी पे ऑब्लिगेशन एक को राइट्स दे रहा है। क्लियर? चलिए, हमने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे ये कह रहा है टी ए ट्रेड्समैन, माल बेचने वाला, गुड्स गलती से सी के घर पे भूल जाता है, सी उनको अपना मान लेता है तो टी को सी को पेमेंट करना पड़ेगा। ए कोई मनी बी को गलती से पे कर देता, उसको सी को पे करना था, गलती से बी को कर दिया, तो बी से रिफंड लेने की पोजीशन में होगा, पावर में होगा। यहाँ एक लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना, मैं इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूँ। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, मतलब किसी के साथ बुरा ना हो, गलत ना हो। आप गुड्स किसी और को भेज रहे थे, गलती से किसी और को भेज दिए, पैसे किसी और को देना था, गलती से किसी और को दे दिया, अब यार आपका पैसा तो आपके गुड्स का, आपके पैसे का तो नुकसान हो जाएगा ना यार, तो उससे रिकवर करोगे, यही 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 जस्टिस है। एक कुली अगर सामान उठा के लेके जा रहा है, आप उसको नहीं रोक रहे हो, तो एक अच्छा पॉजिटिव थॉट माइंड में क्या आता है, सही क्या है, आपको क्या लगता है कि यार उस बेचारे कुली ने इतनी मेहनत की, उसको पैसे तो मिलना चाहिए ना। आप ये क्या कि साहब तेरे को थोड़ी कहा था, तू लेके क्यों गया, यू कांट डू इट। ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ये वापस एक लाइन और अच्छी लगी मेरे को, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नो मैन कैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। ये एक
मैक्सिम है, जिसका मतलब है, मैक्सिम मतलब कहावत, उसका मतलब है, इसको ऐसे भी कहते हैं, नो वन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर। ये लाइन आप याद कर सकते हैं, नो वन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर, मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचा के आप खुद को फायदा नहीं पहुंचा सकते हो। उसी बेसिस पर, उसी प्रिंसिपल पर ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड करते हैं, डिपेंड करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल यही है। देखो, दीज रिलेशंस आर कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, जो एग्जांपल अभी हमने देखे। इन इंडिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। बाय कॉन्ट्रैक्ट जैसे कुछ रिश्ते हैं। साइलेंट फीचर, in the first place such a right is always a right to money and generally not always to a liquidated sum of money। ये कह रहा भैया सबसे पहले तो आपके पास अगर पैसे लेने का अधिकार है तो आपके पास पैसे लेने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि भाई उसके बराबर कुछ ले लो, उसको कंपनसेट करके ले लो, नहीं, जो आपका अधिकार बनता है वो आपका बनता है। सेकेंडली, इट डज नॉट राइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। पहली बात तो आपका अधिकार है भैया, पैसे लेने का, चीज लेने का जो अधिकार है वो अधिकार है, लेकिन दूसरा ये अधिकार किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आया है, लॉ ने आपको ये अधिकार दिया है। थर्डली, इट इज दैट राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड। ऑब्वियसली यहाँ राइट पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में नहीं है, हमने बोला किसी के लिए राइट और किसी के लिए ऑब्लिगेशन है, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए ऑब्लिगेशन है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट में आपको यहाँ राइट नहीं मिल रहा है। यानी अगर आप मान लो कोई एक बाइक परचेज करते हो तो यू ऑन दैट बाइक, नो वन कैन टच दैट बाइक विदाउट योर परमिशन, ठीक है ना। दैट इज नॉट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। बाइक खरीदना जो है वो आपको देता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ये हमने बिल्कुल बेसिक फर्स्ट वीडियो में देखा था, राइट अगेंस्ट पर्सन जस्ट इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड जस्ट इन रैम। हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा जस्ट इन पर्सोनम देंगे, राइट अगेंस्ट ए पर्सन देंगे, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड ऑनरशिप से मिलता। आपने बाइक खरीदी तो ऑनरशिप से आपको क्या मिलेगा, जस्ट इन रैम, ठीक है। बट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन्स, ठीक है, ज्यादा हो सकते हैं। सो दैट इन दिस रिस्पेक्ट इट रिजेंबल्स टू ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो जस्ट इन पर्सोनम ही होता है, जस्ट इन रैम तो होता नहीं है। ये एक एक करके एग्जांपल अपन देख लेते हैं, 5, बहुत सिंपल है। पहला, नेसेसरी सप्लाइड। इनकैपेबल पर्सन को नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो, जबकि वो तो इनकैपेबल है, तो भी उसको हम वैलिड मान रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। इनकैपेबल मतलब यहाँ माइनर भी आ गया और अनसाउंड माइंड भी आ गया। If a person incapable of entering into a contract or anyone who is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, उसके जीवन के हिसाब से नेसेसरी सप्लाई की गई है उस व्यक्ति को जो माइनर है, जो माइनर की देखभाल कर रहा है। एनीवन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, यानी कोई कोर्ट से अपॉइंटेड पर्सन है जिसको माइनर की देखभाल करनी है, उसको आपने कोई नेसेसरी सप्लाई की माइनर के लिए। द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाइज इज एंटाइटल्ड टू बी रिएम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इनकैपेबल पर्सन, जबकि पर्सन तो इनकैपेबल है। नीचे लूनेटिक वगैरह का एग्जाम्पल दे दिया। टू एस्टेब्लिश हिज क्लेम द सप्लायर मस्ट प्रूव नॉट ओनली द गुड्स वर सप्लाई टू द पर्सन हु वाज माइनर और लूनेटिक, लेकिन ये भी कि भैया उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टी से कब रिकवर कर सकते हो, जब आप एक्चुअली ये प्रूव कर पाओगे कि इसकी नेसेसरी थी और हमने नेसेसरी के लिए सप्लाई किया है। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, मैंने एक खेत आपसे लीज पर लिया या कोई भी प्रॉपर्टी आपसे लीज पर ली, उस प्रॉपर्टी पर कोई हाउस टैक्स वगैरह या कोई प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ड्यू था, पे करना बाकी था। गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि ये प्रॉपर्टी है, इसका हाउस टैक्स ड्यू है, अगर हाउस टैक्स पे नहीं किया जाएगा तो उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे। अब यार मैंने आपसे प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी है, अगर प्रॉपर्टी सीज हो जाती है गवर्नमेंट द्वारा तो मुझे भी तो नुकसान है, मैं उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, उससे अपना बिजनेस चला रहा हूं। मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की, आप तो घूमने गए हुए थे हरिद्वार या कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए हुए थे, या आप कहीं और मतलब घूमने चले गए, आप तो बाहर चले गए, आपसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा, आपसे बातें नहीं हो पा रही है, या आपसे बात की, आपने कहा अभी तो पैसे नहीं है, कैसे करूं, क्या करूं, आप डिले कर रहे थे उसमें, तो मैंने आपके बिहाफ पर टैक्स पे कर दिया, मैंने आपके बिहाफ पर टैक्स पे कर दिया। लॉ कहता है कि मेरे पास अब अधिकार है, आपसे मैं पैसा रिकवर कर सकता हूं, या तो आपके लीज रेंट में से काट लूंगा या आपसे कैश ले लूंगा, जैसा भी होगा, बट आई कैन रिकवर द अमाउंट। लॉ क्या कहता है, किसी थर्ड पर्सन के लिए आपने मनी पे किया है और ऐसी परिस्थितियों में किया है कि आप बाउंड हो गए थे पे करने के लिए, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मैं पे नहीं करूं तो मेरी प्रॉपर्टी जब्त हो जावे, भाई प्रॉपर्टी की ओनरशिप भले ही आप, पर अभी यूज तो मैं कर रहा हूं ना, वो सीज हो जावे तो मुझे नुकसान है।
यानी ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी. विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, बाय लॉ बाउंड कौन है? आप, लेकिन मेरा उसमें हित है, उसमें इंटरेस्ट है. क्या इंटरेस्ट है? मेरी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी नहीं तो. Who therefore pays it is entitled to be reimbursed by other. B holds a land in Bengal, उसका लीज था, जमींदार को कुछ पे करना था, जमींदार पे नहीं कर रहा था, उसने पे कर दिया तो रिकवर कर सकता भाई. ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट, वही मैंने कहा था, कुली सामान लेके चला जाए, आपके शूज खोल के ऐसे बैठे हो, एक पॉलिश वाला आता है, ध्यान से आपकी तरफ देखता है, अपने बैग से सामान वगैरह निकालता है, फिर आपको जूता उठा के पॉलिश करना शुरू करता है, आप उसको कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते. यानी टेक्निकली यू आर एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट. यहां एक बात ध्यान रखना, आप एक ऑफिस के बाहर शूज खोल के गए, अंदर चले गए और पीछे से किसने उसको पॉलिश कर दिया, बाहर है, उसने कहा पॉलिश कर दिया, पैसे दे दो. यू आर नॉट बाउंड टू पे बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली एंजॉइंग दैट सर्विस, यू आर नॉट इन पोजिशन टू डिनाई फॉर दैट. चलो देखो कंडीशंस क्या क्या है. पहला, that he had done the act or had delivered the things lawfully. lawfully आपके लिए कुछ काम किया, lawfully आपको कुछ दिए, unlawful तो नहीं होना चाहिए, ठीक है. दूसरा, not gratuitous होना चाहिए. और तीसरा, जिसको किया वो enjoy कर रहा है, वो उसको आनंद से enjoy कर रहा है. where a person lawfully does anything for another persons or deliver anything to him not intending to do so gratuitously, यानी उसका intention gratuitous नहीं दिख रहा है, such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to pay compensation to the former or to restore the things. जो उसने डिलीवर किया, जो चीजें दी, या तो उसको वापस दे दो या उसको उसका कंपनसेशन दे दो आप. The above can be illustrated by a case law where K, a government servant, was compulsorily retired by the government. कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय को कंपल्सरी रिटायर कर देती है, आप रिटायरमेंट लो. जब किसी का ट्रैक अच्छा नहीं चल रहा हो, वर्किंग ट्रैक अच्छा नहीं हो, तो ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है. He filed a writ petition and obtained an injunction against the order. उसने writ petition यानी कोर्ट में केस फाइल किया और उसके खिलाफ इंजेक्शन लेके गया. इंजेक्शन मतलब रोकना, गवर्नमेंट को रोकना ही, गवर्नमेंट इसको कंपल्सरी रिटायर्ड ना करे. He was reinstated and was paid salary, but he was given no work and in the meantime government went on appeal. उसको सैलरी दी गई लेकिन उसको कोई काम नहीं दिया सरकार ने. सरकार की जब किसी एम्प्लॉय से बनती नहीं है या किसी एम्प्लॉय का ट्रैक रिकॉर्ड खराब चल रहा होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, कि एक आधा कोई भ्रष्टाचार केस में नाम आ रहा है, किसी गलत केस में नाम आ रहा है, तो भैया उसके खिलाफ या तो कोई एक्शन लेना है, कोई कार्रवाई करनी है, उसको पहले जॉब से हटाया जाता है, फिर तो उसको कंपल्सरी रिटायर कर देते, तो रिटायर हो जाए. द अपील वॉज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट एंड की वॉज डायरेक्टेड टू रिटर्न द सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीइंस्टेटमेंट. यानी जब वो घर बैठा था, जब उसको कोई काम नहीं दिया गया, उस ड्यूरेशन की सैलरी उसको अगर मिली है तो सैलरी उसको वापस रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय उसने कोई काम तो किया ही नहीं था. बिना काम के पैसा मिला ना, तो वापस रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है. गवर्नमेंट बिना काम का पैसा थोड़ी देती है, आपको काम का पैसा देती है. आपको फ्री में पैसा मिला, यू हैव टू रिफंड इट, वो ग्रेचुइटियस हो गया आपकी तरफ से. रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ ए पर्सन, यह समझना, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ पर्सन मस्त है. मेरा कोई गुड्स गुम गया, आपको मिल गया, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मुझे गुड्स वापस रिटर्न करोगे. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ. मुझे ढूंढने की आपकी जिम्मेदारी बनती है, हाँ. तो जब मैं मिल जाऊंगा तब क्या करोगे? तब आप मुझे गुड्स दे दोगे और ढूंढने के जो पैसे लगे, गुड्स को रखने के, गुड्स को मेंटेन करने के जो पैसे लगे, वो आप मेरे से लोगे. लॉ कहता है कि 2/3 जब तक खर्च ना हो जाए, यानी आपको चीज मिली मान लो 900 रुपए की, जब तक किसी व्यक्ति को ढूंढने में आपको 600 रुपए खर्च ना हो जाए, तब तक आप उसको ढूंढो और दो. यानी आपको चीज मिल गई, आपको चीज मिल गई, फाइंडर ऑफ ए पर्सन, फाइंडर ऑफ ए गुड्स हो गए आप टेक्निकली. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी इसका जिक्र आएगा, थोड़ा सा और बात करेंगे. आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो गए. यहां के हिसाब से सोचो, क्या हमारे बीच में कोई ऑफर है? मेरा गुड्स गुम गया और आपको मिल गया, मेरा कोई गुड्स गुम गया, मेरा मोबाइल गुम गया, आपको मिल गया. क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऑफर हुआ, कोई कंसिडरेशन हुआ, हमने कोई प्रॉमिस किया? नहीं. लेकिन लॉ कहता है कि जो फाइंडर है गुड्स का, जिसको गुड्स मिला है, उसका ये ऑब्लिगेशन है कि वो गुड्स रिटर्न करे, और जो ऑनर है उसका ये राइट है कि वो गुड्स आपसे रिसीव करे. यानी टेक्निकली यहाँ पे वापस एक को राइट, दूसरे को ऑब्लिगेशन हो रहा है. तो ये सिचुएशन भी कॉन्ट्रैक्ट जैसी हो रही है. कब तक ढूंढना पड़ता है वो सब चीजें हम बाद में और देखेंगे, हमारा आएगा वहां पे कभी. तब
A person who finds the goods belong to another and takes them into his custody is subject to same responsibility as of the bailee. हमने बेलमेंट पढ़ा था ना, जब आप किसी को कोई गुड्स यूज करने के लिए देते हो या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हो, जो गुड्स वापस रिटर्न होंगे ऑन द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्पस। अरे भैया सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा सा बेलमेंट देखा था। बेलमेंट के लिए हमने देखा था कि ग्रेचुइटीज और नॉन ग्रेचुइटीज दोनों ही वैलिड होते हैं। बेलमेंट का मतलब क्या था, गुड्स आप किसी पर्पस के लिए दे रहे हो, पर्पस कंप्लीट होते हैं आप गुड्स वापस ले लोगे। टेलर को दे रहे हो स्टिचिंग के लिए, दोस्त को दे रहे हो बुक पढ़ने के लिए। अब बेली की देने वाला बेलर जिसको मिल रहा हो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड्स को अपना मानकर उसकी देखभाल करे, अपना मानकर उसका उपभोग ना करे, आनंद ना ले, देखभाल करे। यानी आपने टेलर को कपड़े दिए सिलने के लिए तो अपना मानकर कपड़े पहन नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसकी देखभाल अपना मान के करेगा कि भाई अगर मेरे कपड़े होते तो क्या मैं यूं साइड में फेंक देता, क्या मेरे कपड़े तो मैं गंदे कर देता, क्या मेरी बुक होती तो मैं पेज फाड़ता, क्या नहीं ना, तो आपको भी नहीं फाड़ना, सब एकदम देखभाल करनी। कह रहा जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेली की थी, मतलब वो गुड्स की देखभाल अपना मानकर करे, इंजॉय ना करे गुड्स को, देखभाल अपना मानकर करे, ये फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, दूसरे का जो है उसका पूरा ध्यान रखे। एज ए ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब जो सामान्य व्यक्ति, जो बुद्धि वाला, प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धि वाला व्यक्ति, जो सामान्य नॉलेज है, जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस यानी जो अक्ल की जो बात होती है वही होती है कि भाई इस गुड्स का ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। एक्सेस केयर की बात तो नहीं, लेकिन अगर आपको किसी का कुत्ता मिल गया, आपने घर पे बांध दिया, तो ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्या कहता है कि उसको कुछ खिलाओ, एक रोटी दो या दूध दो, ब्रेड दो, कुछ तो दो, भूख से नहीं मर जाएगा। आप अगर खाने को नहीं देते हो तो ये आपकी गलती है। ऑर्डिनरी प्रूडेंस कहता है खाना दो। नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, आप गुड्स को आगे यूज करने का, अप्रोप्रिएट करने का, उसको यूज करने का, उसको उपयोग करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और जब फाइंडर मिल जाए तो उसको गुड्स वापस आपको देना पड़ेगा, यानी आपके बिहाफ पर ऑब्लिगेशन और फाइंडर के बिहाफ पर उसका अधिकार है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सिंपल है। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कॉरोजन, सर पे बंदूक रख के आपसे पैसे ले लिए, वापस देने पड़ेंगे। गलती से किसी और को पैसे दे दिए, उसे लेने का अधिकार है। मैंने बोला था ना भाई पेमेंट मुझे किसी रामलाल को करना था, मैंने श्यामलाल को कर दिया, आई हैव राइट टू रिकवर द अमाउंट। रामलाल ने मेरे सर पे बंदूक रख के बोला कि तू मेरा ये प्लॉट खरीदा 5 लाख में, 5 लाख रुपए दे। अब प्लॉट 1 लाख का भी नहीं है, पर उसने बोला मैंने 5 लाख दे दिए, सर पे बंदूक थी सब। अब मैं उससे वापस पैसे मांगने का अधिकार रखता हूं। ये अपने आप में क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसका, कॉजी का। एक और याद करना, जॉइंट प्रोमिसर वाली बात हमने पढ़ी थी, मैं इस एग्जांपल को यहाँ कनेक्ट करता हूँ इंटरेस्टेड पर्सन वाली बात पे। जॉइंट प्रोमिसर के लिए हमने बात पढ़ी थी कि अगर ABC जॉइंट प्रोमिसर है, D चाहे तो A से भी पूरा पैसा रिकवर कर सकता है, फिर A, B और C से लेगा। अब देखो हो क्या रहा है, A को पूरा पैसा D को पे करना पड़ रहा है, यानी लीगली बाउंड कौन थे, लीगली बाउंड कौन थे, B और C। लीगली बाउंड कौन थे, बी और सी। भाई 90,000 का पूरा हमारा एग्जांपल था 90,000 वाला, 90,000 में से ए बी सी जो थे वो 30 के लिए बाउंड है। ए कितने के लिए बाउंड था, 30, बी 30 के लिए और सी 30 के लिए। अब डी ने ए से पूरा पैसा मांग लिया, यानी ए को देना पड़ा पूरा 90,000, जबकि 30 का लीगली बाउंड किसका था, बी, और 30 किसका था, सी। अगर ए को देना पड़ा यानी किसी और के लिए आपने पे किया, लेकिन आप इंटरेस्टेड पर्सन हो गए क्योंकि वहां बाउंड हो गए लीगली, आपने जॉइंट प्रॉमिस किया, तो नाउ ए हैव ए राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी एंड सी। एक के पास अधिकार है बी और सी से पैसा लेने का। ये भी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। कॉरोजन है तो भी रिकवरेबल है और बिना कॉरोजन है तो भी रिकवरेबल है। चलिए, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है डिफरेंस। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं या प्रेजेंट नहीं होते। ऑब्लिगेशन पार्टीज खुद डिसाइड करती है और यहाँ लॉ इम्पोज करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा पूरा खत्म हुआ। एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जहां जहां जो जो केस स्टडीज के नाम लिखे हुए थे आप उन सब की एक लिस्ट बनाएं। केस स्टडी का नाम, केस का नाम और वो किस चीज पर रिलेट करता था, शॉर्ट में 2 लाइनों में एक चार्ट बनाएं। बस जैसे यहाँ पे श्यामलाल का केस है हमारे पास, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये लिखा और ये केस किससे कनेक्टेड है उसको 2 लाइनों में लिख दिया। केस लो आपको ध्यान हो नहीं ध्यान हो, भले ये एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल पढ़ने से समझ आ गई ना आपको बात कि केस लो में क्या था, तो 2 लाइनों में लिख लिया। ऐसे करके एक पूरा एक चार्ट बना लो आप। एक चार्ट नहीं, 4, 5, 7 चार्ट बनेंगे, सारे केसेस लिखोगे तो उसको आप या तो कहीं चिपका लो या कहीं कॉपी में ऐसे रख लो जो टेबल पे एनी टाइम पड़ी और घूमते फिरते देखते रहो। फिर जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा और आप उसमें
केस लो लिख के दोगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा, उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा। तो ट्राई टू डू दिस, ऐसा करोगे तो मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ हम क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे, कुछ पास एग्जाम क्वेश्चंस, कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हुआ, उसकी बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, धन्यवाद।